मैं आज विषय ले रहा हूँ, एकदम ही अलग बोला तो भी चलेगा। संविधान, इंसानियत, मौलिक अधिकार और आज के हिंदुस्तान में के कानून। हिंदुस्तान बोलो, भारत बोलो, इंडिया बोलो, क्योंकि हम किस नाम से पुकारते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता। इम्पोर्टेंट यह रहता है कि उसके पीछे की भावना क्या है। यानी आज के विषय में मैं भावना ये भी सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। इंसानियत, भावना, आज के कानून, मौलिक अधिकार, संविधान। इंटरनेशनल लॉ को हम अभी नहीं ज़्यादा ये करेंगे। मौलिक अधिकार का जब विषय निकलता है तो उस जीवनदाता के सामने भी और संविधान के सामने भी सभी इंसान या भारतीय नागरिक एक समान है। इक्वालिटी एज पर आर्टिकल 14, रेड विथ आर्टिकल 15। हाँ, मैं हर समय कहता हूँ, पहले आर्टिकल मौलिक अधिकार का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले आर्टिकल 12 स्टार्ट होता है। अब उसके बाद आर्टिकल 12 बोले तो क्या, आर्टिकल 12 बोले तो क्या, स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें विलेज अथॉरिटीज वी विल एक्ट एज अ लॉ मेकर, रूल मेकर in that particular area will also come। जो अपने अंदर आने वाले या नीचे आने वाले या अपने अंतर्गत एरिया में आने वाले लोगों के लिए कोई कानून बनाता है वो भी अथॉरिटीज के ये डेफिनेशन में आ जाता है, ऐसा मेरा से। आर्टिकल 12 के बाद आता है आर्टिकल 13, जिसके द्वारा संविधान के पार्ट 3 में दिए हुए संविधान अपना मौलिक अधिकार को कोई भी हानि पहुंचाने वाला कानून होगा, प्रथा परंपरा रूढ़ियां होंगी, नियम होंगे, हर बात शून्य हो जाती है, वॉइड हो जाती है। इसलिए इक्वालिटी ये आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये सब साथ पढ़ने के बाद आती है। उसके बाद में बाकी के आर्टिकल आते हैं, पर वो इसके ये इसी लाइन से जाते हैं, इसलिए इसी पद्धति से आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हर बाद में जो भी आता है वो समानता के ऊपर ही आता है। हम वो इंटरप्रिटेशन लेना ही नहीं चाहते, वो बात अलग है, पर इंटरप्रिटेशन का सही रूल, अर्थबोध का सही नियम यही है कि इसी तरीके से जाना चाहिए। इसलिए समानता नहीं है मौलिक अधिकार की। तो पहली बात, हम उस जीवनदाता के सामने भी और इस संविधान के सामने भी गुनहगार है। अभी यदि समानता के साथ में और क्या चाहिए मौलिक अधिकार के लिए, एकदम सीधी सी बात है। अपने संविधान में भी बहुत सी जगह दी हुई है, जैसे लाइफ टू लिव या लिव, आप आर्टिकल 21 की बात लो या बाकी चीजें लो, यदि किसी को उसके जीने के अधिकार को ही आप निकाल लेना चाहते हैं तो इसमें खान पान भी आता है,
खान पान आता है, मेडिकल लाइफ आती है, यानी दवाइयाँ से लेके उसके उपचार वगैरह सब आते हैं, काम करने के तरीके आते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें आती है। पर हम अधूरी बातें लेके बोलते बस हो गया। अरे मैं हर समय बोलता हूँ कि यदि हम इक्वेलिटी यानी आर्टिकल 14 रेड विथ आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो सही में हमारे पिताजी या माताजी जो तत्व पालते हैं, जो मूल्य पालते हैं, जो धर्म पालते हैं, जो जात पालते हैं, वही हमने पालनी चाहिए। ये कहाँ पे आता है? इस बारे में हमारे कानून गलत है, हमारी प्रथाएं गलत है, हमारी परंपराएं या रूढ़ियाँ गलत है। कहाँ से? आर्टिकल 13 का विचार किया जाए तो मेरे पिताजी अमुक अमुक संस्कार के साथ जी रहे, वो भी इंसानियत के संस्कार के साथ जी रहे, मैं भी इंसानियत का, पर मेरा अलग संस्कार है। तो मैंने उसी संस्कार से या उसी तत्व से या उसी नियमों से चलना चाहिए, ऐसा क्यों है? जबकि आर्टिकल 15 कहता है कि मुझे धर्म के नाम से देखा नहीं जाना चाहिए, मुझे जात पात के नाम से देखा नहीं जाना चाहिए, मुझे वंश के नाम से देखा नहीं जाना चाहिए। फिर भी आज 70 साल बाद भी हमारे ये कानून, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, नियम क्यों बदल नहीं रहे हैं? मैं बहुत सोच सोच के आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। क्यों मुझ पे वो चीज़ें लादी जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है कि मुझे, अरे आपका सबसे पहले इलेक्शन फॉर्म रहने दो, गवर्नमेंट के कोई भी फॉर्म रहने दो, उसमें जात पात लिखने का क्यों नियम है? कोई भी आप एप्लीकेशन करते वहाँ पे बोलते आपकी जात लिखो, आपका धर्म लिखो, आपका वंश लिखो। क्यों? अरे आपको मेरे मेरिट्स क्या है, मेरी उपलब्धता क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, इसकी ज़रूरत है कि मेरे पीछे या मेरे पहले क्या हुआ इसकी ज़रूरत है? मुझे सही में समझ में नहीं आता है। हर कोई पूछता है, जैसे मैंने मेरा नाम लिया, कोई मिल गया, पहला सवाल आता है, आप कहाँ से हो, आप कौन सी जात से हो या कौन से धर्म से हो? ये सवाल क्यों आता है? क्योंकि हमारी सरकार भी, हमारा गवर्नमेंट भी इसकी कानून बदलने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। उसे सिर्फ अपना पॉलिटिक्स, अपना राजकीय अस्तित्व देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। क्योंकि उसको मालूम है यदि ये कानून चेंज किए तो उसको अगली बार कोई छूट के नहीं देगा। पर वो पूरी मर्जी से, पूरे जिद्द से कानून बदलने के लिए, संविधान का पालन करने के लिए, मानवता का पालन करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जानबूझ के या मजबूरी से, मुझे नहीं कह सकता। अरे आर्टिकल 37, 34 वगैरह हम पीछे हट जाते, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम पीछे हट जाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड रखने का ही मतलब था धीरे 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 10-15 साल में सबको समझाने का और सबको समानता लेके आने का। हम तो असमानता बनाए जा रहे हैं। ये हो गए मौलिक अधिकार की महत्वपूर्ण बात।
दूसरी बात आ रही, मैं अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटिक्स बोला इससे। भाषा, एरिया या रीजन या प्रांत, जात, धर्म, वंश, इसके सहारे सब पॉलिटिक्स से कनेक्टेड बातें हैं। इसी के वजह से झगड़े भी फैल रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इस पे रुक जाता हूँ। अभी एक वीआईपी कल्चर, या कोई बड़ा कोई छोटा, या घराने से ही बड़ा, महाराष्ट्र में बोलते परिवारवाद, हर जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स पे मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, पर पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह इसका बच्चा इसको पहले उम्मीदवार बनाओ। क्यों? क्यों बाकी के, अपनी डेमोक्रेसी में बाकी के लोग नहीं आते? इसके घर का अमुक अमुक काम करता था, इसके बच्चों को भी बोलो वही काम करने को। या ये अमुक व्यवसाय करता है, इसके बच्चों को भी बोलो वो उसका बच्चा अच्छा करेगा, उसी को उठाओ। उसके बुद्धिमत्ता की मेरिट्स, उसके कर्तृत्व की मेरिट्स नहीं देखी जाती, वंशवाद देखा जाता है। क्यों हो रहा है ये वंशवाद? अरे वंशवाद से कब बाहर पड़ोगे? आर्टिकल 15 को क्यों रखा गया है? आर्टिकल 15 रेड विथ, मैं जैसे ही बोला, आर्टिकल 12, 13, 14 और फिर 15 आता है। क्यों समानता दी हुई है? कि हर इंसान को एक नज़र से कानून भी देखे, संविधान भी देखे, और इंसान इंसान भी देखे। ये इसके पीछे की मूल कल्पना है। पर हमारे कानून से लेके, प्रथा परंपरा से लेके, जीने की पद्धति से लेके, विचारों से लेके, हर चीज को इन्हीं लोगों ने, जो उनको ये चीजें नहीं चाहिए, इन्होंने आपके दिमाग में भर भर के, कूट कूट के भरा है या रखा है। सीधी सी बात है। अरे वीआईपी का मैं अभी ये बात किया, आप देखो वीआईपी किसको बोला जा रहा है, और उसने कोई भी गुनाह किया, कोई भी गलतियां की, तो उसको कितनी माफिया मिल रही है। बहुत से किस्से हुए जिसमें सो कॉल्ड वीआईपी ने कितने सारे तो भी गुनाह किए, पर नॉर्मल आदमी को 1 या 2 दिन में अरेस्ट होता है, घुस के आगे इसमें गुनाह डाल। मैं एक वकील करके भी महसूस करता हूँ ना। पर वीआईपी के अगेंस्ट में 6-6 साल, 8-8, 6-6 महीने, 8-8 महीने या कई साल कार्रवाई चालू करने के लिए भी दिक्कत होती है। क्यों? वो वीआईपी है। कौन सा वीआईपी? कानून के सामने तो वो भी इंसान, मैं भी इंसान हूं। अरे हर कोई इंसान है, बड़ा हो या छोटा हो, कोई उसके लिए वीआईपी नहीं होता। हाँ, उम्र से छोटा है तो उसकी थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। पर यदि वो उम्र से बड़ा है तो उसको ये गुनाह जो किए या पाप जो किए, उससे माफी देने के लिए क्यों सब लोग पीछे भाग रहे? वापस पॉलिटिक्स आ रहा, मैं मजबूर हूं। अरे पॉलिटिक्स में जो उम्मीदवार आते हैं, एक तो वंश का भी बात होता है, नहीं तो पैसे का बात होता है। अरे डेमोक्रेसी बोले तो क्या, जो आपका सही प्रतिनिधित्व कर सके। पर आप ये सही प्रतिनिधित्व, या पॉलिटिकल पार्टी भी उसको मौका नहीं देती। कैसे उम्मीदवार खड़े करते हैं मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, पर सबसे ज़्यादा बोलना है हम मतदाताओं के बारे में। हम मतदाता
कोई भी मत देने के लिए या काम करने के लिए हम क्या करते हैं? पैसा दो। पहला, 80% लोग भ्रष्ट है मतदान करते वक्त। 80% में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप कंपैरिजन कीजिए। पहला भ्रष्ट पैसा, दूसरा भ्रष्ट धर्म, तीसरा भ्रष्ट जात, चौथा भ्रष्ट मेरे एरिया का कुछ काम करने वाला है क्या, या पहले ही काम करवा के लेने का। पांचवा भ्रष्ट सोच भी नहीं सकते, सही में नहीं सोच सकते। भैया मुझे मार मत, मुझे तकलीफ दे मत, ये भ्रष्ट नहीं है। अरे डेमोक्रेसी को तकलीफ हो रही है, अब खुले दिल से, ऊपर वाला है ना आपकी जान की परवाह करने वाला। आप यदि अपोज नहीं करोगे गलत बातों को तो कौन करेगा? और फिर आप आज उनसे क्यों अपेक्षा है बाल के? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वापस पॉलिटिक्स नहीं जा रहा, मुझसे माफ कीजिए। नोटा नाम का, यानी नन ऑफ दी अबव नाम की आपको डेमोक्रेसी ने सहूलियत दी है। इस लोकतंत्र ने आपको एक अनोखा ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, पर आप उस ब्रह्मास्त्र का कब वापर करोगे? एक बात मंजूर है कि जो आयोग है इस बारे में, वो थोड़ा कमजोर गिर रहा है। इसका मतलब ही समझ नहीं रहा है कि ये नोटा क्यों है, और इसलिए ये लोग बाकी के इस नकाराधिकार या नोटा को गलत तरीके से उसकी बदनामी कर ले। बोले इसका क्या फायदा होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा मतदान भी नोटा को मिला, तो जो दूसरा मतदान है, उम्मीदवार है जिसको 2 नंबर का मतदान मिला है, वो चुन के आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आयोग ने कुछ उसमें बदलाव नहीं किए, आयोग ना बोल रहा है, पर यदि हम इस बारे में कानून का अभ्यास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने संविधान के अंदर मुख्यत्वे मौलिक अधिकार के बारे में जो बातें बार बार ऑब्जर्व की हुई है, उसका यदि हम स्टडी करें तो ख्याल में आएगा कि नोटा यानी नकाराधिकार ऊपर वाला कोई भी नहीं, ये महत्वपूर्ण औजार है। इसमें अनअपोज या बिन विरोध भी कोई नहीं आ सकता, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, ऐसी मेरी मालूमात है, जानकारी है। क्योंकि उस आदमी को भी नकारने का, हमको ये नहीं, ये कैंडिडेट हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता, ये बोलने का हमें अधिकार है। दूसरी बात, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में वगैरह बातें क्यों हो रही है? क्योंकि कोई भी इलेक्शन की पार्टी को उम्मीदवार चुन के आने वाला चाहिए, किसी भी तरीके से, पैसे वाला भी चाहिए, दादागिरी वाला या गुंडा चाहिए, पर उम्मीदवार चुन के आना चाहिए।
उनको कोई नीतिमत्ता ही नहीं है, ऐसा सभी का मत हो रहा है। मैंने ये नहीं कहता कि सभी लोग वैसे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी नीतिमत्ता वाले हैं, उन पर उनके भी मन में चुन के आने की भूख है। अरे नहीं चुन के आया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे नीतिमत्ता से जीने की जरूरत है, पर नहीं हो रहा है। और हम मतदाता, यदि कोई अच्छा उम्मीदवार है तो यदि वो इंडिपेंडेंट भी है तो उसकी तरफ ख्याल नहीं देते। और हमको ये लाना है इसलिए इसको भी आगे लेके चलो, ये क्या है? अरे अच्छा कैंडिडेट, यदि उसको दूसरे लोग, पार्टी के लोग या कोई दूसरे लोग आइड वक्त पे आके उसको मिलने वाला टिकट कटवाते हैं, इसे मजबूरी से गया है, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो अच्छा है, अच्छा ही रहा, पर आखिर में थोड़ी बहुत भूख उसकी भी है कि मैं चुन के आऊँ, पर कम से कम अच्छा तो है, मैं समझ सकता हूँ। पर बाकी आया राम गया राम, बाकी के बोल रहा हूँ, ये ऐसे मजबूरी से आया राम गया राम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या फिर सभी पार्टी के उम्मीदवार भी वैसे ही होंगे, खड़े उम्मीदवार जो अपक्ष है वो भी वैसे ही होंगे, तो क्या करना? नोटा। हाँ, नोटा, यानी नन ऑफ दी अबव, ऊपर वाला कोई भी नहीं। जब सबसे ज़्यादा मतदान इसको मिलेंगे, ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा, और जब ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये सवाल जरूर खड़ा होएगा कि लोगों को ही जो चुन के नहीं चाहिए उनको इलेक्शन कमीशन कैसे जबरदस्ती आपका प्रतिनिधि करके खड़ा कर सकता है? और जब यह सवाल उठेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट दिए, उसका सहारा लेके जो उम्मीदवार को नोटा सबसे ऊपर है और बाकी जो नीचे, उनके मेरे हिसाब से तो भी आगे वो 3 साल 5 साल खड़े करने के लिए पाबंदी आएंगी, बंदी आएंगी। इसलिए इलेक्शन की जितनी भी पार्टियां जाए, पॉलिटिकल पार्टियां, उनके भी ऊपर भी प्रेशर आएगा कि डेमोक्रेसी का आप ठीक से पालन नहीं कर रहे, अच्छे उम्मीदवार नहीं दे रहे, तो ये लोग नोटा यूज करेंगे। इसलिए वो फिर कम से कम खराब यूज करेंगे, लोग खड़े करेंगे, जितने अच्छे लोग हैं उतना ही देने की कोशिश करेंगे उम्मीदवार करके। उन अपने प्रतिनिधि उसी वक्त हम अच्छे ला सकते हैं। अरे किसी भी मतदान पे बहिष्कार डालना ये सही बात नहीं है। बहिष्कार डालने की जगह मतदान को जाओ और नोटा यूज करो। मैं नहीं कहता हर जगह ही नोटा यूज करो, अच्छी उम्मीदवार उनको दो ना। मैं नहीं कहता कि आपको यदि कोई दूसरा लग रहा है दो, मैं, पर बिल्कुल ही मतदान को नहीं जाने का, भारी बैठना ये सही नहीं है। जाओ मतदान करो, मतदान करो, कुछ नहीं मिलता, आपको कोई खराब उम्मीदवार अच्छा नहीं लग रहा है, नोटा है, नन ऑफ दी अबव है, उसको मतदान करो। जब आपका ये मतदान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी जगाएगा, तब अपने को सही मायने में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र मिलेगा। नहीं तो अरे पहले भी गुलामी थे, अभी भी गुलाम रहो। पहले भी हमको लोग मच्छर करके ही जगाते थे, अभी भी मच्छर करके ही जगो। मेरे घर में भी पॉलिटिक्स है, फिर भी मैं जनतंत्र के बाजू से हूँ। मेरे दोस्त लोग भी पॉलिटिक्स में है, फिर भी मैं जनतंत्र के, सही जनतंत्र के बाजू से हूँ। अपना प्रतिनिधि एक अच्छा प्रतिनिधि हो, ये मुझे लगता है।
कानून पढ़ने के बावजूद भी मुझे यही लगता है कि हम जनता जो मतदान करती है वो ही सबसे ज़्यादा जवाबदार है। अरे 100 रुपये की 2000 रुपये हो गई आपकी कीमत मतदान देने की। यानी इंसान की कीमत एक, आप बेचते हो 2000 5000 में आपका मत, आपका वोट किस लिए बेचते हो? या किसी कारण से, मैं पहले ही बोला भ्रष्ट के अलग अलग मतदाता की व्याख्या हो सकती है, अलग अलग तरीके से मतदाता भ्रष्ट हो जाता है। मतदान को नहीं जाना ये भी एक तरीके से भ्रष्ट मतदान ही है। आप सोचो, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं बोलना चाहता, फिर भी बार बार पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ या वोटिंग पे आ रहा हूँ। आप सब लोग सोचो, मुझे कुछ कहना नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स बार बार आ रहा है। मुझे जो बाकी की बातें बोलनी है, वीआईपी से लेके किसी के प्राइवेट अधिकार तक, प्राइवेट अधिकार को भी कितनी हानि पहुंच रही है। वीआईपी के प्राइवेट अधिकार अलग, सामान्य मान, अरे सबके प्राइवेट अधिकार एक जैसे ही है। ये भी हमारा फटका दे रहा है, क्योंकि हमारी यही कई कमजोरी बोलो, चुप बैठने की बातें बोलो, आवाज़ नहीं बोलने उठाने का, अरे वो बहुत ज़्यादा है, मैं उसके आगे क्या करूँगा। ये जो कमजोरियाँ है यही कहीं तो भी आपको खलास कर रही है, बोला तो भी चलेगा, क्योंकि कमजोर कर रही है वो तो खलास ही कर रही। आपको जो चीज़ें नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, फिर क्यों ये संविधान जैसी बातें आई है। अरे कहीं तो भी आर्टिकल 12 13 14 15 समझ के लो, आगे के आर्टिकल 21 के साथ में समझ के लो, एक साथ पढ़ते हुए। नक्की, मैंने तो बहुत बार बोला है, पर आप जब तक ढंग से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, और मैं इंसानियत तत्व, इंसानियत मूल्य में कहा ये चीज़ें हैं। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? क्यों हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलते हैं? फिर पहले की हुकुमशाही अच्छी थी, राजाशाही अच्छी थी। वो राजा का जो मर्जियाँ करता था अब सहन करते थे। उस फिर काय को हमने लोकशाही मंगवाई? क्यों हमने अंग्रेजों को आगे खिलाफ तो भी क्यों लड़े? हमको लड़ने का ही कारण नहीं था। फिर स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? यदि आप स्वतंत्रता मिलने के बावजूद अपने हकों के लिए या अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें करने के लिए कमज़ोर पड़ते हैं, तो बहुत से मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। और मौलिक अधिकार नहीं मिले तो अच्छा जीवन, अच्छा सुख नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है।